हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके जीटीयू फर्स्ट ईयर के अंदर आने वाला एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस, उसके पहले चैप्टर के बारे में। अब ये जो वीडियो है ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, यानी कि इस एक ही वीडियो के अंदर मैं इस पूरे चैप्टर को कवर कर दूंगा, राइट। और दूसरी चीज, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो इस चैप्टर का आपका एक भी मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहा है। और ऐसे वन शॉट वीडियोस मैं सारे चैप्टर के लिए अपलोड करने वाला हूं। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि अगर आप इन सभी वीडियोस को, क्योंकि यहां पे मैं आपको एकदम सरल भाषा में, शुद्ध हिंदी में हर एक चीज को समझाऊंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और आप जैसे ही ये सारे वीडियोस देख के एग्जाम में जाते हैं, आपके 60 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। 70 में से आपके 60 से ऊपर मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये सारी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं बस आपको देखना है और समझना है, आपको एकदम इजी लैंग्वेज में मैं सारी चीजें समझाने वाला हूं, राइट। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से बैठ जाओ, अपने ईयरफोन लगा लो और इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आज के इस वीडियो में, ये वन शॉट वीडियो है इसलिए हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, आपके आजू बाजू का पर्यावरण, इसे बोलते हैं हम एनवायरमेंट। तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा। सारी जितनी भी परिभाषाएं हैं, यानी कि जितनी भी डेफिनेशंस है, जितनी भी व्याख्या है, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंट की परिभाषा के बारे में, यानी कि एनवायरमेंट की व्याख्या के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है? देखो, एनवायरमेंट का जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आजू बाजू का जितना भी वातावरण है, हमारे आजू बाजू की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हो किसे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आ गए भाई? हम आ गए। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी को क्या कहा जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उनके आजू बाजू के वातावरण की जो असर होती है उसे कहा जाता है एनवायरमेंट। ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा दूसरा क्या लिखा है? देखो, एनवायरमेंट इज सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। यानी कि ये एक तरह की पूरी एक सिस्टम है जिसमें क्या क्या आ गया? देखो, पानी आ गया, हवा आ गई, जमीन आ गई, इन सभी का एक दूसरे के साथ आपसी संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनकी रिलेशनशिप हमारे साथ भी होगी, इनका संबंध हमारे साथ भी है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मानव हैं, हम पानी को पीते हैं तो हमारा पानी के साथ संबंध हो गया, हम जमीन पे चलते हैं तो हमारा जमीन के साथ संबंध हो गया, हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा में से तो हमारा जमीन के साथ संबंध हो गया। तो हमारा और दूसरे जितने भी जैविक प्राणी हैं, ठीक है, इन सभी का पानी के साथ, एयर के साथ, जमीन के साथ जो संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप होती है, आंतरिक संबंध होता है, उसे कहा जाता है पर्यावरण, ठीक है, उसे कहा जाता है एनवायरमेंट। चलो, ये आपको क्लियर हो गया कि भाई ये क्या डेफिनेशन है इसकी। ये क्या है? सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में कि इकोलॉजी क्या होता है। तो ये भी बहुत इजी है। देखो, इस वर्ड को तोड़ो। द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से ये शब्द निकला हुआ है। एक है ओइकोस, यानी कि उसका मतलब होता है हाउस, ठीक है, घर। हैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब भी हाउस ही होता है, तो आपको वहां पे हैबिटेशन नहीं लिखोगे तो चलेगा। क्या लिखना है? ओइकोस मीनिंग हाउस, उसका मतलब होता है हाउस यानी कि घर और अ प्लेस ऑफ लिविंग। एंड लोगास मीनिंग स्टडी, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो जैविक प्राणी हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके हाउस के बारे में, उनके हैबिटेशन के बारे में जो अभ्यास होता है उसे कहा जाता है इकोलॉजी। उसे क्या कहा जाएगा भाई? इकोलॉजी कहा जाएगा। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो और उनका फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, वो जहां पर रहते हैं, वो किस प्रकार का खाना खाते हैं, वो किस प्रकार के प्राणियों के साथ रहते हैं, ये सारी जो चीजें होती है, इसका जो अभ्यास है, इसकी जो स्टडी है, इसे ही कहा जाता है इकोलॉजी। चलो क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है भाई? देखो, इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। अब ये भी दो शब्दों से बना हुआ है, एक है इको और दूसरा है सिस्टम। अब इको का मतलब क्या है भाई? एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, जो हमने पहले देखा। एंड सिस्टम मींस कम्युनिटी, यानी कि एक उनका पूरा समूह। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या आएगा? देखो, फूड चेन है, फूड वेब है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है, ये सारी चीजें आपकी इकोसिस्टम में आती है। आपने फूड चेन के बारे में सुना ही होगा बचपन में, ठीक है, कि एक पूरी साइकिल आती थी जिसमें फूड चेन बनती थी। तो वो सारी चीजें किसका एग्जांपल है? इकोसिस्टम में। यानी कि प्राणियों के रहने का जो तरीका होता है, अलग अलग प्राणी किस प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो इकोसिस्टम में आएगी। ओके, यहाँ पर देखो, ये उसका इवोल्यूशन भी दिखाया है कि एक इंडिविजुअल की जब आप बात करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल हो गया, फिर उसकी पॉपुलेशन हुई, लेकिन जब उसका आजू बाजू के वातावरण के साथ संबंध जुड़ता है तो उसे एक कम्युनिटी कहेंगे। और साथ ही में जब वो अपने खाने का, पीने का और आजू बाजू वातावरण में रहने का उसके सही जगह पे जब वो होता है तो उसको बोला जाएगा इकोसिस्टम, एट द राइट प्लेस। जैसे कि ये मछली है, तो मछली पानी में है अभी, तो वो उसके सही जगह पे है, वो उसके सिस्टम में है, वो उसकी कम्युनिटी में है। तो ये क्या हो गया? हमारा इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट साइंस का क्या स्कोप है? ठीक है, ये क्यों जरूरी है वो अब हम जानेंगे। इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ आर एनवायरमेंट एंड आर प्लेस इन इट। ये किसकी स्टडी है अभी? एनवायरमेंट साइंस। ये साइंटिफिक स्टडी है पर्यावरण की और उसकी जगह की। ठीक है, एंड आर प्लेस इन इट, यानी कि हमारी उसमें क्या जगह है, हमारा किस प्रकार से इसमें रोल है, इसके बारे में जो स्टडी है उसे कहा जाता है एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंट साइंस इज द स्टडी ऑफ अर्थ, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द मैन विथ इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो यहाँ पर देखो, जितनी भी चीजें हैं, स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बारे में पढ़ना, फिर हवा के बारे में पढ़ना, फिर पानी के बारे में जानना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम जैसे जो जीवित प्राणी हैं उनके बारे में, और मैन यानी कि हम ह्यूमन बींग्स, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि हमारा क्या इम्पैक्ट है इन सभी चीजों पे, इस सभी चीजें की जो स्टडी है वो एनवायरमेंट साइंस में की जाती है। ओके, it is highly multidisciplinary, integrating disciplines of physical, chemical and biological science, geology, mathematics, sociology etc. अब यहाँ पर ये देखो, बहुत भारी शब्द यूज कर दिए हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख सकते हो भाई? इट इज हाईली, या तो फिर इट इज इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ये संकलन है। ये संकलन है किस चीज का? तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। यानी कि एनवायरमेंट साइंस एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। इसमें आप फिजिकल साइंस भी पढ़ लोगे, केमिकल साइंस भी पढ़ लोगे, बायोलॉजिकल साइंस भी पढ़ लोगे, जियोलॉजी भी पढ़ लोगे, मैथमेटिक्स भी इसमें आएगा, ठीक है, सोशियोलॉजी भी आएगा। तो एक बहुत बड़ा विषय है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विषय आते हैं। तो इसको समझना अत्यधिक आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। Environment studies is therefore a multidisciplinary subject where different aspects are dealt with a holistic approach. अब यहाँ पे देखा, देखो होलिस्टिक अप्रोच यानी कि पवित्र अप्रोच। क्यों पवित्र अप्रोच? क्योंकि पर्यावरण जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे अच्छे तरीके से इसके अलग अलग एस्पेक्ट को समझे, राइट, ताकि इसे बचाया जाए, क्योंकि आपको पता है पर्यावरण कितने खतरे में है अभी, इसीलिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है वो देखेंगे। तो इसमें देखो, एक तो आते हैं बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स। हम सब किस में आ गए भाई? बायोटिक में आ गए, यानी कि जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जितने भी जीव है, उन सभी को बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाएगा। दूसरा आता है अबायोटिक, सिर्फ बायोटिक के आगे ए लगा दो तो बन जाएगा अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ऐसी चीजें जो जिंदा नहीं है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाएगी किसमें? अबायोटिक में। उसके बाद यहां पर देखो, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है भाई एनवायरनमेंट के? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। अब ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, कैसे याद रखेंगे? अरे कुछ नहीं है, आराम से बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा एटमॉस्फेयर। चलो देखते हैं एटमॉस्फेयर में क्या आएगा। द रीजन सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमोस्फेयर। अर्थ के आजू बाजू का जितना भी रीजन है, पृथ्वी के आजू बाजू का जितना भी रीजन है, उसे एटमोस्फेयर कहा जाता है। एटमोस्फेयर इज जनरली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के आजू बाजू ये जितने भी, ये जो पृथ्वी के आजू बाजू जितनी भी गैसेस होती हैं, जितनी भी लेयर होती है, वो सारी एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर खुद बहुत सारी लेयर है। देखो, जैसे ट्रोपोस्फेयर आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, मेसोस्फेयर आ गया,
थर्मोस्फेयर आ गया और भी 2 लेयर आएंगी, तो हम सभी लेयर को एक बार मतलब एक एक करके सारी लेयर्स हम देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, on the basis of temperature profile and other related phenomena the atmosphere is divided into the following major layers। यानी कि किस बेसिस पर डिवाइड किया, देखो ये जानना जरूरी है कि हमने किस बेसिस पर सभी लेयर्स को डिवाइड किया है। सबसे पहला तो टेम्परेचर के ऊपर से कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे लेयर का नाम बदलेगा, एंड अदर रिलेटेड फिनोमिना और कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जिसके माध्यम से हमने एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली लेयर उसमें कौन सी आएगी, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक है, 0 to 12 किलोमीटर, यानी कि 0 से 12 किलोमीटर, जमीन से 12 किलोमीटर के ऊंचाई तक ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर होती है, जिसमें क्या होगा, कंटेन्स 75% ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। 75% जितनी भी गैसेस है एटमॉस्फेयर की वो सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर में आती है। दिस इज वेयर वी लिव एंड वेदर अकर्स, और हम ही हमारा जो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो हम अभी श्वास में लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें ट्रोपोस्फेयर में आती है। तो कोई पूछे कि भाई कौन सा स्फीयर में अभी तुम हो, ये ऑक्सीजन किस स्फीयर में से मिल रहा है, तो कहना है कि एटमॉस्फेयर में से मिल रहा है, लेकिन अगर उसमें भी बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा भाई, देखो उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि 12 से 50 किलोमीटर की जो लेयर है इसे कहा जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर कंटेन्स ओजोन लेयर। अब ये जो है वो क्या कंटेन करेगा, ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर आप सभी 11th-12th में पढ़ के आई हो, क्या करता है वो, ओजोन एक्ट्स एज अ शील्ड फॉर द अर्थ सरफेस, यानी कि एक शील्ड की तरह काम करता है। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, उसे ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि सोच लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये काम होता है ओजोन लेयर का, जो कि किसमें आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। तो देखो ये सारी चीजें याद रखो, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, फिर उसे आप बना के आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। तो 12 से 50 किलोमीटर जो है वो क्या आएगा आपका, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आएगा मेसोस्फेयर, कहां से कहां तक, 50 से 80 किलोमीटर तक। तो दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर, और ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन है पूरे एटमोस्फेयर की लेयर का, सबसे ठंडा भाग। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम मीटेरियोइड्स। अब मीटेरियोइड्स का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है उल्का पिंड, ठीक है, जो कि आपको पता है कि अंतरिक्ष के अंदर से बहुत सारे उल्का पिंड पत्थर जो होते हैं वो पृथ्वी की तरफ आते हैं। तो उन पत्थरों को रोकने का काम कौन सी लेयर करती है, मेसोस्फेयर, ठीक है, जो कि 50 से 80 किलोमीटर के अंतर में होती है, और ये जो है वो पूरी मीटेरियोइड को यानी कि उल्का पिंड को जला देती है। तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। देखो ये भी एटमोस्फेयर का ही पार्ट है, 80 किलोमीटर से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें ये आता है। द एयर इज वेरी थिन इन दिस रीजन। अब आपको ये चीज याद रखनी है, देखो आपको सारी डेफिनेशन याद नहीं रह रही तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं लेयर में वैसे वैसे हवा पतली होती चली जाती है। तो थर्मोस्फेयर जो होगा वहां पर क्या होगी, हवा पतली होगी। थर्मोस्फेयर मीन्स द हीट स्फीयर, और जैसा नाम वैसा काम भाई, थर्मोस्फेयर है तो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। तो ये जो है वो बहुत गर्म लेयर है। द टेम्परेचर इज वेरी हाई इन दिस रीजन, ओके। उसके बाद आएगा आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर का मतलब क्या है, तो दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर। अब ये थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट है। देखो ये जो आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको इसे डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयोनोस्फेयर है वो किसके बाद आता है, थर्मोस्फेयर के बाद आता है, और जो एक्सोस्फेयर है वो किसके बाद आता है, आयोनोस्फेयर के बाद आता है। और इनका अंतर याद रख लो, अगर याद रहता है तो 80 किलोमीटर से 550 किलोमीटर, और 550 किलोमीटर से जो ऊपर का रीजन है वो सारा का सारा एक्सोस्फेयर। देखो एक्सो को कैसे याद रख सकते हो, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट यानी कि भाई बस अब इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो सबसे लास्ट वाली लेयर आपकी क्या हो गई, एक्सोस्फेयर हो गई, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, ये अपर पार्ट होगा थर्मोस्फेयर का, और यहाँ पर भी जो हवा होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी, पतली होगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा क्या होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी। चलो ये चीज क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, अब चलो हमने एटमोस्फेयर पूरा देख लिया, अब हम देखेंगे क्या, हाइड्रोस्फीयर। देखो नाम ऐसा काम, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। तो पानी वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी किसमें आएगी, हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर इज इन फैक्ट वाटर एनवायरमेंट। अबाउट 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। देखो ये तो आपको पता ही है कि 70% जो हमारा पृथ्वी का हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, और ये सारा जो हिस्सा है वो किस में आएगा, इसे हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, बहुत सिंपल है। वाटर इज अवेलेबल इन सीज, ओशियंस, लेक, रिवर, ग्लेशियर्स एटसेट्रा। तो आपको पता है ये समुद्र में, ओशियन में, लेक में, रिवर में, इन सभी जगह पे हमें पानी मिलता है। It is estimated that the hydrosphere contains about 1360 million cubic kilometer of water, यानी कि इतना सारा पानी है इसमें, out of which 97% is in oceans, यानी कि समुद्रों में कितना परसेंटेज पानी है भाई, 97%। सी में मतलब समुद्र और सी दोनों का मिला के, फिर 2% जो है वो ग्लेशियर में है, ठीक है।
ग्लेशियर यानी कि आपका जो पर्वत वाला, जो बर्फ के जो पर्वत होते हैं, हिमालय वाला इलाका, वो ग्लेशियर आ जाएगा। एंड आइस कैप्स, तो ये सारा 2% में आ जाएगा। वाइल रिमेनिंग 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो देखो कितना कम पानी है हमारे पास, इसीलिए कहा जाता है पानी बचाओ। 1% पानी ही है जो फ्रेश वाटर है, जो हम पी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिथोस्फीयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर क्या है? जमीन वाला इलाका, यानी कि जिसपे आप चल रहे हो वो सभी लिथोस्फीयर में आएगा। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज लिथोस्फीयर। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, ये देखो ये वाला, ये पानी आ गया, सॉरी, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, ये जमीन वाला इलाका है, वो सारा किस में आएगा भाई? लिथोस्फीयर में आएगा। तो लिथोस्फीयर इंक्लूड्स सॉइल, यानी कि मिट्टी आ गई इसमें, उसके पार्टिकल्स आ जाएंगे, रॉक्स, ठीक है, मेटल यानी कि धातु, ये सारी जो चीजें हैं वो लिथोस्फीयर में इंक्लूड होती है। लिथोस्फीयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज इट नॉट ओनली प्रोड्यूसेस फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ होस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। ठीक है, तो देखो लिथोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ से हमें खाना मिलता है। ऑब्वियसली आप खेती करते हो, किस पे करते हो? लिथोस्फीयर पे करते हो। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए जो खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है? लिथोस्फीयर में से मिलता है। बट उसके साथ साथ जितना भी डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि सड़ने का जो प्रोसेस होता है ना ऑर्गेनिक वेस्ट का, खाद्य पदार्थ बनने का, तो वो सारी चीजें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी काम में आती है। ठीक है, तो इज कैरिड आउट बाय होस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जमीन में, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सभी का उपयोग करके जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का, उसको करने में हेल्प करती है, जिससे जो वेस्ट है उसका क्या हो जाए? सड़ जाए और वो उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किस लेयर में होती है भैया? लिथोस्फीयर में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है बायोस्फीयर। बायो का मतलब है बायोटिक। आपको एक कंपोनेंट बताया था बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या कंसिस्ट करता था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोस्फीयर में भी यही चीज है। देखो, the life surrounding mantle of the earth extending from few kilometer into the atmosphere to the deep ocean is known as biosphere। ये समझ में नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, ये बस इतना याद रख लो, the region of the earth where life exists is known as biosphere। जिस जिस जगह पे, पृथ्वी के जिस जिस जगह पे जीवन पॉसिबल होता है, उस सभी जगहों को आप क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं हवा में, बायोस्फीयर का कुछ इलाके तक पक्षी उड़ सकते हैं, तो वो बायोस्फीयर हो गया। फिर जमीन में हम सब रह रहे हैं, तो वो बायोस्फीयर हो गया। तो जिस जिस इलाके में एक इंसान या तो फिर एक प्राणी जी सकता है, उसे बायोस्फीयर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है? देखो, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। अब ये सारे एनवायरमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको दिख रहा है लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर, फिर एटमोस्फीयर। ये जितने भी हमारे स्फीयर हैं, ये सारे के सारे स्फीयर एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलिंक्ड है, इसे बोला जाता है इंटरलिंक्ड। ठीक है, इस तरीके से देखो, या तो फिर आप इसे बोल सकते हो इंटर रिलेशनशिप है हर एक की एक दूसरे के साथ। ओके, तो इस चीज को थोड़ा और हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखो, देयर आर 4 मेजर एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। कौन कौन से थे भाई? एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। हमने इन चारों के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर ली है। A schematic representation of 4 environmental components and their interrelationship is shown in the figure। वो हमने फिगर में ऊपर देख ली यहाँ पे कि किस तरीके से ये चारों जो हमारी स्फीयर है, ये कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। The circle represents the sphere and the curved arrows indicate the flow path of matter। यानी कि जो सर्कल था वो हमें स्फीयर दिखा रहा था, और जो फ्लो पाथ था, ठीक है, एरो जो थे वो हमें फ्लो पाथ, यानी कि उनका जो रिलेशन था, संबंध था, वो दिखा रहा था। There is a closed and inseparable interrelationship between the environmental components। और इन सभी environmental components की क्या है? एक दूसरे के साथ बहुत ही closely related है वो। ठीक है, inseparable यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं है, इस तरीके से। If one of the components or linkages changes, all other components responds। तो यहाँ पर अगर एक में भी थोड़ा बहुत बदलाव आता है तो सभी पे इस बदलाव की असर होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। Atmosphere may be considered as a transport component that moves the substances from atmospheric sources to the receptor। यहाँ पे सभी कंपोनेंट का महत्व बताया गया है। एटमॉस्फेयर का काम क्या है? ये एक ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अल्ट्रावायलेट रेज आती है, वो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती हुई आती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो क्या करती है? उसे फिल्टर कर दिया, अल्ट्रावायलेट रे हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है, जिससे हम सेफली अभी यहाँ पर जी रहे हैं, वो कौन कर रहा है? एटमॉस्फेयर कर रहा है। फिर हाइड्रोस्फीयर डिवाइडेड इन 2 सिस्टम्स, वन इज फ्रेश वाटर एंड अनदर इज द मरीन। मरीन यानी कि भाई खारा पानी, समुद्र का पानी।
तो ये जो है हाइड्रोस्फीयर वो दो सिस्टम में डिवाइडेड है। फिर द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड शेल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जितने भी मिनरल्स है, ठीक है, जितने भी धातु है, ये सारी चीजें किस में मिलेंगी आपको? लिथोस्फीयर में मिलेगी। फिर द बायोस्फीयर इज द थीन शेल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द अर्थ सरफेस कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो मैंने पहले बताया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सभी बायोस्फीयर कंसिस्ट करेगा। तो ये भी हो गया आपका क्लियर। चलो अब आगे मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप देखते हैं, यानी कि एक मनुष्य की और उसके आजू बाजू के वातावरण के बीच में क्या संबंध होता है, इस चीज को समझेंगे। देखो, द टू वर्ड्स मैन एंड एनवायरमेंट आर नॉट न्यू टू द ह्यूमन हिस्ट्री एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम इज वेल एस्टेब्लिश्ड। यानी कि प्राचीन काल से ही हमारा पर्यावरण के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है और हम उसके ऊपर निर्भर है, राइट। थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट इज एज ओल्ड एज आवर फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स। यानी कि हमारे जो बहुत पहले के पूर्वज आदि मानव के समय के, वो सभी पर्यावरण से ही तो निर्भर थे। द सर्वाइवल डिपेंडेंट ऑन नॉलेज ऑफ इट। कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यू, ठीक है। और यहाँ पर ये कंसर्न का मतलब होता है चिंता, यानी कि एनवायरमेंट की, पर्यावरण के लिए जो चिंता थी वो आज ही उत्पन्न नहीं हुई है, पहले से ही पर्यावरण की चिंता मनुष्य को होनी चाहिए और रही थी। Since ancient times people have known the importance of preserving, यानी कि बहुत पहले से लोगों को पता था, प्रिजर्विंग का मतलब है इसको रक्षा करना, कि पर्यावरण की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो पर्यावरण हमारी रक्षा नहीं करेगा, और ऐसे ही हमारी मृत्यु निश्चित है अगर हम समझ ना जाए तो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कही गई है कि प्राचीन काल से ही जो मनुष्य थे उन्हें पता था कि एनवायरमेंट का, यानी कि पर्यावरण का क्या महत्व है, और वो उसे प्रिजर्व करने में मानते थे कि उसे बचा के रखो। वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज एंड रिवर्स, एनिमल्स एंड द बर्ड्स। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया कि क्यों और किस तरीके से करते थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया कि वो पेड़ पौधों की, नदियों की, प्राणियों की, पक्षियों की पूजा करते थे। वॉज नॉट बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन। और ये चीज कोई अंधविश्वास नहीं था। लोग कहेंगे भी ये तो अंधविश्वास है, क्यों भाई प्राणियों की पूजा कर रहे हो, क्यों भाई तुम पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हो, नदियों की पूजा कर रहे हो। उसके पीछे एक हिडन मैसेज था, देखो यहाँ पे लिखा है, बट देयर वाज अ हिडन मैसेज बिहाइंड प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ द एनवायरमेंट। The religious rituals served an important purpose. They made people aware of the environment and its important, and so indirectly help preserve and nourishes it. यानी कि हमारी जितनी भी संस्कृति में प्रथा थी पुराने जमाने के अंदर, ठीक है, कि पर्यावरण के अंदर उसको रक्षा करो, और हमने उसको क्या बनाया, रिचुअल्स बनाए इसके, ठीक है, यानी कि हम इसको नियम बनाया। जैसे हमारे संस्कृति की बात करें तो संस्कृति में कहते हैं कि पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें रक्षा करनी चाहिए, तो उससे आपको पुण्य मिलेगा, उससे भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान आप पे प्रसन्न होंगे। तो उस बहाने से लोगों ने क्या किया, पर्यावरण का संरक्षण करना शुरू कर दिया, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसके माध्यम से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी प्रथाएं निकाली। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ऑल दोज प्रैक्टिसेस दैट वुड लीड टू द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। और इस चीज के माध्यम से क्या हुआ, इकोलॉजिकल बैलेंस जो था वो स्थापित हुआ। पहले मैन इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड। अब ये बहुत अच्छा वाक्य लिखा है कि जो मैन यानी कि मनुष्य है वही एकमात्र एक ऐसा जीव है जो अपनी जरूरतों के हिसाब से पर्यावरण को ठीक करता है, यानी कि भाई पर्यावरण को छेड़ता है अपनी जरूरतों के हिसाब से। दूसरे जितने भी प्राणी होते हैं, अदर एनिमल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, वो पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। हम क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से पर्यावरण को बदलते हैं, और बाकी सारे जीव जो है वो पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है हम में और बाकी जीवों में। और अपने स्वार्थ के लिए हम पर्यावरण के साथ बहुत कुछ गलत भी कर देते हैं, वो हमें पता ही है। First man started hunting the animals and cutting trees for his basic need. Gradually with the time he started cultivating food grains, for that he started hunting animals and cutting trees. यानी कि यहाँ पे ये लिखा गया कि जो पहला आदमी था उसने क्या किया, एनिमल्स को हंट किया अपनी भूख को मिटाने के लिए, पेड़ों को काटा, ठीक है, उसकी बेसिक नीड्स के लिए। फिर जैसे जैसे वो समझदार होता गया, विद द टाइम ही स्टार्टेड कल्टिवेटिंग फूड ग्रेन्स, ओके। फिर हंटिंग एनिमल्स और कटिंग ट्रीज को छोड़ के उसने क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है। ही स्टार्टेड कटिंग फॉरेस्ट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू ग्रासलैंड्स और एग्रीकल्चरल फील्ड्स, उसने उसमें से खेत बनाए। टू इंक्रीज हिज कंफर्ट्स ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। यानी कि मानव ने, इंसान ने, आदमी ने अपना कंफर्ट बढ़ाने के लिए, अपना आराम बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, पर्यावरण के साथ हर प्रकार की छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। यही पे यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। विद द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और फिर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, यानी कि इंडस्ट्रीज बनने लगी, द टोटल सिनेरियो चेंज्ड। फिर तो पूरा का पूरा पासा ही पलट गया।
क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो भरपूर हवा में फैलने लग गया, which has started showing effect in the form of discharge of industrial waste and sewage, यानी कि कंपनी में से, फैक्ट्री में से खराब माल, ठीक है, जितना भी कचरा होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो सारा बाहर निकालना शुरू कर दिया पर्यावरण के अंदर, तो उससे पर्यावरण को तो हानि पहुंचने वाली है, ठीक है। मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज अराइजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज आर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि तापमान बढ़ जाना, आपने देखा गर्मी कितनी बढ़ गई, एसिड रेन होनी, एसिड वाली बारिश होना, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन की जो लेयर है उसका डिप्लेशन यानी कि उसका फट जाना, एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और पॉपुलेशन का बढ़ जाना, ठीक है, आबादी का बढ़ जाना। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो हो रहे हैं हमारी इन प्रक्रियाओं की वजह से, हमारी इन क्रियाओं की वजह से, राइट। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। फिर उसमें और आगे क्या लिखा है, एमिशन ऑफ CO2 एंड द अदर गैसेज इन एटमोस्फेयर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है, ये जो कोयला है और बाकी सारी जो गैसेज होती हैं वो सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं। तो जब उसको बर्न करते हो, उसको जलाते हो, तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आपको पता ही है। एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज मे रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमोस्फेयर सेवरल डिग्रीज बाय 2050। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे भविष्यवाणी भी है कि 2050 तक क्या हो जाएगा भाई, पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा कि एक इंसान यहाँ पे सही तरीके से रह भी नहीं पाएगा। और ये किस चीज की वजह से होगा, कि ये जितने भी फॉसिल फ्यूल है उनको जलाने की वजह से, जिसके माध्यम से होगा क्या, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा। तो दिस वुड डिसरप्ट फूड प्रोडक्शन एंड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग कोस्टल सिटीज एंड क्रॉपलैंड्स। और इसकी वजह से ये जो पूरी जो फूड साइकिल बनी हुई है, फूड का जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें जो होगी वो डिसरप्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो ये सारे उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। An estimated 36,500 species of plants and animals become extinct each year। देखो ये ध्यान से, हर साल 36,500 जितनी स्पीसीज, ठीक है, पौधों की और प्राणियों की, वो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त हो जाना, मोस्टली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि हम जैसे मानवों की एक्टिविटीज के कारण 36,500 जितनी जो स्पीसीज है, जो जाति है अलग अलग प्रकार के पौधों की और प्राणियों की, वो लुप्त हो रही है हर साल। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज है हमारे लिए। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी। अब आगे हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं जिसका नाम है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण का क्या होना, डिग्रेडेशन, यानी कि उसका नष्ट होना, खराब होना। तो उसमें क्या है देखो, ओवर द सेंचुरीज वी इंडियंस हैव वर्शिप्ड नेचर। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। तो सदियों से हम जो भारतीय लोग हैं उन्होंने जो प्रकृति है उसकी क्या की है, पूजा की है। वी हैव लिव्ड इन हार्मोनी विद नेचर, यानी कि हमने जो हमारे साथ जो प्रकृति है उसके साथ हम एक एकता के साथ रहे, हार्मनी के साथ रहे, यानी कि एकता के साथ रहे हैं। हाउ एवर ऑफ लेट वी हैव फॉलोड वेस्टर्न कंट्रीज पास्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ नेचर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम वैसे वैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, बाहर के जो देश है, उनके कल्चर को अपनाते गए। और उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई पेड़ पौधों की और प्रकृति की इज्जत करो। The result is that today we observe and experience overall environmental degradation। और उसकी वजह से ही अभी हम देख रहे हैं कि पर्यावरण किस प्रकार से नष्ट हो रहा है। Any objective view of state of environment of India or any developing countries would clearly show that, ठीक है, कि soils are eroding। क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जो रेती है, जो माटी है, वो नष्ट होती जा रही है। Forests are being destroyed, जंगल जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। वाटर क्वालिटी इज बैड, पानी की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। उसके साथ साथ अर्बन एयर क्वालिटी इज वर्स, यानी कि सिटी के इलाके जितने भी हैं, आप अहमदाबाद में अभी चले जाओ, कितना पोल्यूशन है, कितना ज्यादा प्रदूषण है, ठीक है। तो अर्बन यानी कि जो सिटी वाला जो एरिया है वहां की एयर क्वालिटी, हवा एकदम खराब हो चुकी है। वाटर शेड्स आर लूजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, ये जो डैम बना रखे हैं वो सारे अपनी स्टोरेज कैपेसिटी लूज कर रहे हैं, ठीक है। रिजर्वियर्स आर फिल्ड अप विद वेस्ट, जितने भी ये पानी को हमने संग्रह करने के लिए जो संग्रहालय बना है वो अब उसमें कचरा पड़ा है और कुछ नहीं है। तो ये सारे साइड इफेक्ट है, इसे हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है देखो, वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर। प्राणी देखो यार, प्राणी जो है वो डेंजर में आ चुके हैं। सॉलिड वेस्ट पाइल अप एंड बीइंग स्मॉल्डर, यानी कि जितना भी कचरा हम, ये प्लास्टिक, ये थैली, पॉलीथीन, ये जितना भी अलग अलग प्रकार का कचरा है वो इस तरीके से पूरा ढेर किया जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो उससे सोचो तुम, कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, कितनी ज्यादा जहरीली गैसें पर्यावरण में जा रही है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट है, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में आएगा सब कुछ, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दस कैन बी डिफाइंड एज द लोवरिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी। इसका मतलब क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि लोवरिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसका कम हो जाना।
ड्यू टू द डैमेज कॉज्ड बाय बोथ नेचुरल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इसमें दोनों प्रकार के इवेंट्स आएंगे। नेचुरल इवेंट्स में क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा वो फॉरेस्ट फायर हो जाता है, जंगल में आग लग जाती है अपने आप, तो वो नेचुरल इवेंट है, तो उसकी वजह से वो चीज होती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज से भी बहुत ज्यादा एनवायरमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है। इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरमेंट एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स अफेक्टिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैन। और इससे ये तो है नहीं कि भाई कुछ ही लोगों को असर पड़ेगा, ये सभी लोगों को असर करने वाली है और सभी प्राणियों को भी असर करेगी। तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सारी चीजें असर करने वाली है। Environmental degradation has led to the destruction of the environmental stability and ecological balance। यानी कि environmental जो stability है वो अब इसमें डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाएगी। एंड इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो नष्ट हो जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। सम ऑफ द नेचुरल इवेंट्स, अब नेचुरल इवेंट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो देखो एक तो वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का फूटना, फिर फॉरेस्ट फायर मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसे ही, तो वो नेचुरल इवेंट में आ जाएगा। फिर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, फ्लड्स यानी कि तूफान, आंधी, तो ये सारी चीजें हैं वो नेचुरल इवेंट है जिसकी वजह से एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे कि देखो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, फिर रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों में से, अलग अलग प्रकार के व्हीकल में से जो टॉक्सिक गैसेस निकलती है उसकी वजह से। फिर ये सारी चीजें हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फिर पावर प्लांट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और उसके अलावा अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इन सब जगह पे ये कौन सी एक्टिविटीज हो गई, ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई, जिसकी वजह से पर्यावरण जो है वो दूषित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थियरी है एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में कि भाई एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों जरूरी है वो देखते हैं। देखो, और इसकी डेफिनेशन क्या देखते हैं सबसे पहले। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल प्रोसेस विच डील्स विथ मैन्स इंटर रिलेशनशिप विद हिज नेचुरल एंड मैनमेड सराउंडिंग्स। यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, एक इंटीग्रल प्रोसेस है, एक संकलित क्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मैन है उसकी इंटर रिलेशनशिप को ये दर्शाता है किसके साथ, नेचुरल एंड मैनमेड सराउंडिंग्स के साथ। यानी कि हमारे आसपास का जितना भी वातावरण है उस चीज के बारे में जो डिस्कशन है, इंटीग्रल प्रोसेस जो है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन में आएंगी। इंक्लूडिंग द रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये कौन कौन से मुद्दे हैं इसमें, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि आबादी का बढ़ जाना, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, फिर रिसोर्स एलोकेशन एंड डिप्लेशन, फिर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी ये सब असर होती है, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग टू द टोटल ह्यूमन एनवायरमेंट। तो जितना भी अर्बन यानी कि सिटी वाला, रूरल यानी कि गांव वाला, जितनी भी अलग अलग हम प्लानिंग करते हैं, जितनी भी अलग अलग हम क्रिया करते हैं, ठीक है, ये जितना भी ह्यूमन एनवायरमेंट वाली जितनी भी जगह है उन सभी चीजों की यहाँ पे बात की गई है। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। देखो ये आपको थियरी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ध्यान से देखना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इसमें क्या लिखना है, देखो The objective of environmental education is to make public aware about environmental problem and importance of environmental protection। बहुत सिंपल है, देखो समझो इस चीज को, कुछ नहीं लिखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, इज टू मेक पब्लिक अवेयर, कि लोगों को हम अवेयर करें, जागरूक करें, किस चीज के बारे में, अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कि भाई हमारे पर्यावरण में किस प्रकार की तकलीफें चल रही हैं, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और कितना महत्व है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि अगर नहीं बचाएंगे तो फिर क्या होगा, देखा ना आगे कि 2050 तक तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें लोगों को समझानी, उनमें जागरूकता लानी, यही इसी चीज का ये इंपॉर्टेंस है हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन का। इट गिव्स अस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम। ठीक है, कि एनवायरमेंट के जितने अलग अलग एस्पेक्ट है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग देता है, समझदारी देता है, और उसके साथ जुड़ी और जो तकलीफें होती है उसके बारे में। इट टीचेस अस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप सारी चीजों को बैलेंस करके चल रहे हो। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट बेनिफिशियल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग इट मच। यानी कह रहा है कि देखो नेचुरल रिसोर्सेज आपको यूज तो करने पड़ेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसके अलावा तो हम कैसे कुछ काम करेंगे, लेकिन उसको ज्यादा डैमेज मत करो, उसको ज्यादा डैमेज नहीं होने देना है। इट टीचेस अस हाउ टू कंजर्व एनर्जी एंड सेव आवर प्लेनेट, किस प्रकार से जो ऊर्जा है उसे बचाया जाए और हमारे प्लेनेट को भी बचाया जाए। इट डेवलप स्किल्स टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। यानी कि इसमें क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, कि आप आइडेंटिफाई करो पर्यावरण में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी तकलीफ है उनको, और उनका सोल्यूशन लाओ, ऐसे स्किल्स डेवलप करो। ये सारी चीजें एनवायरमेंटल एजुकेशन में आती है। ठीक है, और इसीलिए एज एन इंजीनियर हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियसली पढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एनवायरमेंटल एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सारे लिख रखे हैं, अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज। इनका क्या मतलब है देखते हैं। देखो अवेयरनेस का मतलब क्या है, तो इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ टोटल एनवायरमेंट। आपका कर्तव्य है कि आप पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाएं।
फिर नॉलेज का मतलब क्या है, तो नॉलेज का है कि इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट, अपना नॉलेज बढ़ाओ एनवायरमेंट का, ठीक है, ज्ञान बढ़ाओ। फिर इंप्रूव एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है, तो इंप्रूव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंट, एटीट्यूड अपना सुधारो एनवायरमेंट की तरफ, कहीं पे भी कचरा मत डाल दो, ये मत सोचो कि भाई चलता है कुछ नहीं होता है, कहीं पर भी अपनी गाड़ी का धुआं अगर पीयूसी नहीं करवा रखा है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं है आपकी गाड़ी, तो फिर ऐसी गाड़ी मत चलाओ। तो ये सारी चीजें, हमारा एटीट्यूड बदलना है पर्यावरण के लिए, उसके ऊपर थोड़ी दया भावना रखो। फिर मोटिवेशन, यानी कि प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और हमें एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिद्धांत। तो देखो यहां पर कुछ सिद्धांत लिखे हुए हैं, वो ध्यान से देखना है आपको। एनवायरमेंटल एजुकेशन कंसिडर्स एनवायरमेंट इन टोटलिटी, पहले तो कि पूरे पर्यावरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे पर्यावरण की, सिर्फ कुछ चीजों के बारे में नहीं, सिर्फ हवा के बारे में नहीं, सिर्फ पानी के बारे में नहीं, हवा पानी जमीन सब चीजों के बारे में, ठीक है, प्राणियों के बारे में, सब चीजों के बारे में। तो एनवायरमेंट इन टोटलिटी, इट इज नॉट अ वन शॉट लर्निंग प्रोसेस बट रिक्वायर्स अ होलिस्टिक अप्रोच एज इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी। ये पहले भी बात किया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जिसके अंडर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो ये वन शॉट लर्निंग प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको होलिस्टिक अप्रोच है, पवित्र मन से आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंटल हैजार्ड्स आर कंट्रोलेबल एंड एवरी सिटीजन हैज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस, यानी कि पर्यावरण का ये जो नष्ट हो रहा है वो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हर एक सिटीजन को अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपनी नैतिकता से अपने कर्तव्य को समझना पड़ेगा। एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और हर एक सेक्शन जो है सोसाइटी का, हर एक वर्ग जो है सोसाइटी का, उसको इसके बारे में एजुकेशन लेना चाहिए, और हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को ये एजुकेशन दे। हेल्प लर्नर टू डिस्कवर द सिस्टम्स एंड कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कि हर एक लर्नर, यानी कि हम जैसे जो लर्नर है उन्हें समझना चाहिए सिस्टम्स एंड कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि भी क्या क्या कारण है, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के पीछे। अब नेक्स्ट जो थियरी है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। अब एज एन इंजीनियर, अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप सब पढ़ रहे होंगे, तो आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप जो जॉब करेंगे, आप जो करियर आगे आपका सेट करेंगे, उसमें भी ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी जहां पे पर्यावरण में जो है वो तकलीफ आ सकती है। तो ऐसे समय में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो उसमें क्या लिखा है देखो, इट डील्स विद डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ मेनी कंबशन प्रोसेसेस। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को पता ही होगा कि कंबशन प्रोसेस आती है, ठीक है, हीट करने की जो प्रोसेस आती है, जलाने की जो प्रोसेस आती है, कोयला जलाने की प्रोसेस, उसको बोलते हैं कंबशन प्रोसेस। तो कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारा गैस निकलती है अलग अलग प्रकार की। तो ही और शी ट्राई टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। आप क्या कर सकते हो, आपकी जिम्मेदारी ये है कि कंबशन प्रोसेस एफिशिएंटली हो, जिससे कम से कम टॉक्सिक वेस्ट वातावरण में जाए, वो आपको उसकी खातिरी करनी होती है। तो एज इनकम्प्लीट कंबशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सही से एफिशिएंसी के साथ कंबशन की प्रोसेस को कैरी आउट करें, जिससे अलग अलग प्रकार की जो गैसेज है खतरनाक, वो पर्यावरण में जाए नहीं। उसी के साथ देखो, यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन विच हैव हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल विच मे एलिमिनेट द यूज ऑफ दिस एनवायरमेंटली। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेफ्रिजरेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें भी आपको एफिशिएंटली काम करना है जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो उसमें क्या है देखो, कंस्ट्रक्शन वेस्ट आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी इन वेरियस वर्क्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम आएगा। तो कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा वेस्ट होता है, बहुत सारा पड़ा हुआ माल होता है जो किसी काम में नहीं आता है। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, if a civil engineering is aware if a civil engineer is aware of the problems caused in handling and disposing of waste, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से जो कचरा बचा है उसे हमें इफेक्टिवली यूज करना चाहिए, या तो फिर उसे किस प्रकार से डिस्पोज करना चाहिए जिससे पर्यावरण में कोई नेगेटिव इंपैक्ट उसका ना पड़े, राइट। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसमें क्या देखो, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कोयला हो गया, अलग अलग प्रकार की गैसेस हो गई, तो ये जो सारी चीजें हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं, वो फिर से रिन्यू नहीं हो सकते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो जो आपने देखा होगा पावर प्लांट होता है, जहाँ पे जो कोयला होता है उसको जला के क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ये सारी चीजों से कौन डील करेगा, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डील करेगा। तो उसको ध्यान क्या रखना है,
देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की वजह से होता क्या है, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है कोयले के जलने की वजह से, आपको पता ही है। पावर सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, पावर सेक्टर आ गया इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस इन पावर जनरेशन एंड देयर इंपैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉल्यूटेंट है, जो जनरेट हो रहे हैं, जो उत्पन्न हो रहे हैं इन सभी प्रक्रियाओं से, उनका वातावरण पे क्या असर होता है, और उस चीज को ध्यान में लेकर आपको सही प्रकार से इन सभी प्रोसेस को कंडक्ट करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि भाई बहुत खराब गैस जो है, जहरीली गैसें हैं, वो पर्यावरण में घुल मिल ना जाए। ठीक है, तो ये चीज हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। अब देखते हैं कंप्यूटर और आईटी इंजीनियरिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट इंक्लूड्स ई वेस्ट। ई वेस्ट में क्या आ जाएगा, जितनी भी आपकी जो कंप्यूटर की चिप्स है, कंप्यूटर बनाने के जो मटेरियल है, फोन बनाने के जो मटेरियल है, ये सारा ई वेस्ट में आएगा। तो इसके सोर्सेज, इसका इंपैक्ट जो पर्यावरण पे है वो बहुत ज्यादा है चिप्स की वजह से, और इनको बनाने में भी तो पर्यावरण को नुकसान जाएगा। तो हमें क्या ध्यान देना है, देखो computer engineers with a sound knowledge of environmental science would try to develop technologies which can use to upgrade existing computer and IT gadgets easily, thereby reducing need of replacing the existing one। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पहले से जो कंप्यूटर या तो फिर कोई IT गैजेट है, उसमें नए फीचर्स को अपडेट करो, नई नई चीजें बार बार खरीदो मत, क्योंकि जैसे खरीदोगे, जैसे कोई नया फीचर आया तो आपने वो नया फीचर वाला फोन फटाफट से खरीद लिया, आईफोन 15 प्रो मैक्स आ गया तो पुराना वाला फेंक दिया, नया वाला तुरंत ले लिया। तो इससे हो क्या रहा है, उसको बनाने के पीछे जो प्रक्रियाएं लगती है उसमें पर्यावरण को नुकसान होता है। तो बने तब तक ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन करो कि एक ही कंप्यूटर सालों साल तक आप यूज कर सको, पर उसमें नए नए फीचर्स ऐड होते रहे। यही चीज यहाँ पे वो कहना चाह रहा है। तो ये जो चीजें थी, ये पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न किया है और आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और बाकी सब चैप्टर्स के भी वीडियोस आने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।